Welcome students. In this video I am going to explain second part of the chapter First Flight. Second part, The Black Aeroplane. हिंदी explanation. मेरे पीछे पूर्व में चंद्रमा ऊपर आ रहा था तथा मेरे ऊपर साफ आकाश में सितारे चमक रहे थे। आकाश में एक भी बादल नहीं था। सोते हुए देहात के ऊपर ऊंचाई पर मैं अकेला होकर भी प्रसन्न था। मैं अपना डकोटा वायुयान फ्रांस के ऊपर से वापस इंग्लैंड की ओर उड़ा रहा था। मैं अपनी छुट्टियों का स्वप्न ले रहा था तथा अपने परिवार के साथ होने के लिए उत्सुक था। मैंने अपनी घड़ी देखी, समय था प्रातः 1:30 बजे का। स्टूडेंट पायलट बता रहा है कि कैसे वो डकोटा वायुयान में फ्रांस से वापस इंग्लैंड को आ रहा था। रात का समय था, अकेला वायुयान में था वो, तथापि वो खुश था कि कुछ समय के पश्चात वो अपने परिवार के साथ आनंद से छुट्टियां व्यतीत करेगा। मैंने सोचा मुझे शीघ्र ही पेरिस नियंत्रण कक्ष से बात करनी चाहिए। जैसे ही मैंने वायुयान के अगले भाग से आगे देखा, मैंने अपने सामने बड़े शहर का प्रकाश देखा। मैंने रेडियो चलाया तथा कहा, पेरिस नियंत्रण कक्ष डकोटा DS-088 है, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? मैं इंग्लैंड जा रहा हूं। समाप्त। उसने नियंत्रण कक्ष से बात करना चाहा और उसने बात किया भी। अपनी लोकेशन उसने बताई और वो कहाँ जा रहा है उसने ये भी इंफॉर्मेशन दिया। रेडियो पर आवाज ने उत्तर दिया, DS-088 मैं तुम्हें सुन सकता हूं। अब तुम्हें 12 डिग्री पश्चिम की ओर मुड़ जाना चाहिए। DS-088 समाप्त। उधर से इसको इन्फॉर्मेशन मिला कि तुम्हें 12 डिग्री मुड़ जाना चाहिए और तब जाकर तुम आराम से इंग्लैंड पहुंच सकते हो। मैंने मानचित्र तथा दिक्सूचक यंत्र को देखा, दूसरा तथा अंतिम ईंधन का टैंक चालू किया तथा डकोटा को 12 डिग्री पश्चिम इंग्लैंड की ओर मोड़ दिया। पायलट ने जैसा इंस्ट्रक्शन मिला हुआ था उसने वैसा ही कर दिया। मैं नाश्ते के ठीक समय पहुंच जाऊंगा, ऐसा वो सोच रहा था कि जब तक परिवार के सदस्य नाश्ते के लिए रेडी हो रहे होंगे तब तक मैं भी पहुंच जाऊंगा। एक अच्छा बड़ा अंग्रेजी नाश्ता काफ़ी समय के बाद परिवार के सदस्यों के साथ मुझे करने को मिलेगा। सभी कुछ ठीक था। यह एक सरल उड़ान थी। मार्ग में किसी भी प्रकार का कोई अवरोध अब तक उसे नहीं मिला था। जब मैंने बादल देखे, पेरिस 150 किलोमीटर पीछे पायलट से छूट चुका था। सामने उसे आंधी वाले बादल दिखाई दे रहे थे। वे बहुत ही बड़े थे। वे मेरे सामने आकाश में खड़ी हुई काली पर्वत जैसे प्रतीत हो रहे थे। मैं जानता था कि मैं उनके ऊपर से नहीं उड़ सकता था तथा उत्तर या दक्षिण की ओर बादलों का चक्कर लगाने का पर्याप्त ईंधन भी मेरे पास नहीं था। ये इंडिकेट करता है स्टूडेंट्स कि बादल कितना विशाल रहा होगा कि वो उसके बाएं या फिर दाएं से निकल कर भी जाने के लिए सहमत नहीं हुआ, क्योंकि पर्याप्त ईंधन उसमें नहीं था और ऊपर से उड़ान भर पाना तो लगभग असंभव था उसके लिए। उसने सोचा कि मुझे पेरिस लौटना चाहिए। मैंने सोचा, पर मैं घर जाना चाहता था, मुझे घर का नाश्ता करना था। मैंने जोखिम उठाया। इसने सोचा कि मैं जोखिम उठाऊंगा। मैंने सोचा तथा उस पुराने डकोटा को सीधे आंधी के बीच में से उड़ा दिया। बादलों के बीच अचानक सभी कुछ काला था। वायुयान के बाहर कुछ भी देखना मेरे लिए असंभव था। पुराना वायुयान हवा में उछला तथा मुड़ भी गया। मैंने दिशा सूचक यंत्र देखा। मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका। दिशा सूचक यंत्र भी अचानक खराब हो गया। मैंने रेडियो चलाने का प्रयास किया। पेरिस नियंत्रण कक्ष, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? बदले में कोई उत्तर नहीं मिला। रेडियो भी खराब हो गया था। मेरे पास न रेडियो था न दिक्सूचक यंत्र तथा मैं देख भी नहीं सकता था बाहर कि मुझे किस ओर जाना है। मैं आंधी में खो गया था। वास्तव में पायलट आंधी में खो चुका था। तब मैंने काफी समीप काले बादलों से मैंने एक दूसरा भी वायुयान देखा जो मेरे बगल में उड़ रहा था। उसके पैरों पर प्रकाश नहीं था, पर मैं उसे अपने आगे आंधी में उड़ता देख सकता था। मैं चालक का चेहरा अपनी ओर मुड़ा हुआ देख सकता था। दूसरे व्यक्ति को देखकर मैं प्रसन्न था। उसने एक हाथ उठाया और उसने चिल्लाया,
मेरे पीछे आओ, वह कह रहा था, मेरे पीछे आओ। वह जानता था कि मैं खो गया हूँ। मैंने सोचा वह मेरी सहायता करने का प्रयास कर रहा है। ऐसा लगता है इस पायलट को कि शायद वो दूसरा जहाज चलाने वाला जो पायलट है वो मेरी मदद करने के लिए आया हुआ है। उसने धीरे धीरे अपना वायुयान उत्तर की ओर मेरे डकोटा के आगे मोड़ा ताकि मेरे लिए उसके पीछे जाना अधिक सरल हो। एक आज्ञाकारी बच्चे की भांति मैंने उस अजनबी वायुयान का पीछा किया। मैं उसके पीछे चलने पर विवश हो गया। आधे घंटे बाद भी वह अजनबी काला वायुयान बादलों में मेरे आगे था। अब केवल 5 या 10 मिनट और उड़ने का पेट्रोल पुराने डकोटा में बचा हुआ था। फिर मुझे डर लगने लगा था, परंतु तब उसने नीचे आना आरंभ किया तथा मैं आंधी में से उसके पीछे गया। अर्थात अब वो लैंड करने को रेडी हुआ, जो उसकी मदद करने के लिए जहाज वाला आया हुआ था। अचानक मैं बादलों से बाहर आया तथा मैंने अपने आगे प्रकाश की 2 लंबी कतारें देखी। यह उड़ान पट्टी थी, एक हवाई अड्डा। मैं सुरक्षित था। मैं काली वायुयान में अपने मित्र को ढूंढने के लिए मुड़ा, पर आकाश खाली था। वहां कुछ नहीं था। काला हवाई जहाज जा चुका था। मुझे वो कहीं दिखाई भी नहीं दे रहा था। अर्थात जब इसका जहाज लैंड किया, वायुयान लैंड किया, इसने पीछे मुड़कर देखने का प्रयास किया, लेकिन इसे कहीं भी दूर तलक कोई वायुयान नजर नहीं आ रहा था। मैं नीचे उतरा तथा नियंत्रण कक्ष के पास पुराने डकोटा से बाहर चलने का मुझे अफसोस नहीं था। मैं नियंत्रण केंद्र पर गया तथा मैंने एक स्त्री से पूछा कि मैं कहाँ था तथा दूसरा वो वायुयान कौन था जो मेरी मदद करने के लिए उस घने काले बादलों में आया हुआ था। मैं उस पायलट का धन्यवाद करना चाहता हूँ। उसने विचित्रता से, अर्थात उस महिला ने बड़े ही विचित्र आंखों से उसकी तरफ देखा और हंसते हुए उसने कहा, दूसरा वायुयान इस आंधी में? आज रात कोई दूसरा वायुयान नहीं उड़ा था, केवल आपका वायुयान ही मुझे रडार पर दिखाई दे रहा था। इसलिए किसने मुझे वहां पर बिना दिशा सूचक यंत्र या रेडियो तथा टैंक में और अधिक ईंधन न होते हुए पहुंचने में सहायता की थी? उस काले अजनबी वायुयान में बिना प्रकाश के उड़ने वाला वायुयान चालक कौन था? ये क्वेश्चन राइटर के मन में उठ रहा था। स्टूडेंट्स, कौन हो सकता है? क्या ईश्वरीय सत्ता या उसकी बस इमेजिनेशन? इसका सॉल्यूशन, इसका कंक्लूजन इस चैप्टर में नहीं दिया हुआ है। ये हमें और आपको इमेजिन करना है, और इस कथानक के आगे आने वाले हिस्से को अगर एग्जाम में पूछता है तो अपनी थिंकिंग के आधार पर हम आगे का पोर्शन डेवलप कर सकते हैं, बिल्डअप कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट।